गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम अपने टेस्ट सीरीज में चैप्टर 3 से रिलेटेड क्लास 12th के लिए एमसीक्यू का पार्ट 1 लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्शन डी ऑप्टिक्स। यानी कि गतिमान विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में हो तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में पढ़ा जाता है, और जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में पढ़ा जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मोशन ऑफ चार्जेस इज यूनिफॉर्म देन इट प्रोड्यूस्ड। देखिए बच्चों, जब चार्ज अपने दो प्रॉपर्टी को शो करता है, एक चार्ज जब रेस्ट में हो तब, और दूसरा चार्ज जब मोशन में हो तब। चार्ज रेस्ट में हो तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वहां पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। जबकि चार्ज मोशन में हो तो यहां पर दो कंडीशन सामने आ जाता है। एक, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि एक समान गति से चल रहा हो, और दूसरा जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि असमान गति से चल रहा हो। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वहां पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको कंबाइन रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ मोशन ऑफ चार्जेस इज नॉन यूनिफॉर्म देन इट प्रोड्यूस्ड। देखो बाबू, अभी पढ़े हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में हो तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसका होगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर करंट आई, यानी कि विद्युत धारा आई के लिए सही व्यंजक है। तो बच्चों आई का फॉर्मूला होता है Q/T। Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश, और T का मतलब यहां पर हो जाएगा टाइम। ठीक है ना? तो हमारा कौन सा फॉर्मूला सही होगा? I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अच्छा, एक चीज और देखें, I इज इक्वल टू होता है Q/T। अगर इलेक्ट्रॉन की बातें करें तो Q के बदले में E लिख सकते हैं, और T का T हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही आ गया। अच्छा, फिर I इज इक्वल टू बच्चों होता है Q/T, और Q का फॉर्मूला होता है NE/T, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। यानी कि ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू NE/T एंड I इज इक्वल टू E/T। तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आई का एसआई यूनिट बताना है। तो I इज इक्वल टू होता है Q/T। Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और T का मतलब टाइम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट याद होगा, कूलम्ब होता है, और टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा। यानी कि लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको ओवरऑल कहा जाता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। यानी कि कूलम्ब पर सेकंड भी सही होगा और एम्पियर भी सही होगा। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एम्पियर एंड कूलम्ब पर सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक करंट आई इज,
स्केलर, वेक्टर, अदर या नन। विद्युत धारा आई होता है। ऑप्शन ए है अदिश, ऑप्शन बी है सदिश, ऑप्शन सी है अन्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बच्चों आपको तो पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब एक थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई के बारे में। तो बच्चों आई के पास अगर इसके डायरेक्शन की बात करें हम, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होता है उसके ठीक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करता है। सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए टू बी है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई का मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई का जो फ्लो होगा वो कहां से होगा, बी से ए की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। सो अब डायरेक्शन तो मिल गया, अभी थोड़ा सा गेस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि इसके पास अपना परिमाण भी होता है। जैसे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसे करके होते हैं ना, वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। अब डायरेक्शन भी दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। तो इस अनुसार से कौन सा क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन यह स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखिए बाबू, मान गए कि एक करंट इधर आ रहा है 4 एम्पियर का, इधर से एक दूसरा करंट आ रहा है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यह है 3 एम्पियर का, और ये दोनों मिल करके एक थर्ड वायर में सप्लाई हो रहे हैं। तो अगर स्केलर के अकॉर्डिंग देखा जाए, सदिश के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। यानी कि I1 3 एम्पियर और 4 एम्पियर कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर हो गया ना। अगर आप इसको मेजर करेंगे, एमीटर से मेजर करते हैं, डिवाइस से मेजर करते हैं, तो इसमें आपको कितना दिखेगा, 7 एम्पियर ही दिखेगा। ये तो स्केलर के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो दो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। तो ए के बदले में 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर 16, बी के बदले में 3 तो 9, 2 4 3 एंड कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, देखो बाबू दोनों एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, इसको 16 प्लस 9 ये तो 0 हो जाएंगे, प्लस 0 हमारे पास हो गया √25, और √25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 एम्पियर हो गया। जब 4 एम्पियर और 3 एम्पियर को 90 डिग्री के एंगल से तार को जोड़ दिया जाए और वेक्टर लॉ को फॉलो कराया जाए तो आंसर कितने आने चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन जब एमीटर से इसको मेजर करेंगे, जब डिवाइस से मेजर करेंगे, तो आपको 7 एम्पियर दिखेगा इस प्रकार के सर्किट में। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने के लिए हम ऑर्डिनरी मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट जो क्वांटिटी दिया गया रहता है उसको जोड़ देते हैं, वेक्टर मेथड का यूज नहीं करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, अगर वेक्टर की बात करें तो अगर एंगल चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होने लग जाएगा, जो कि संभव नहीं है। घर में ऐसा थोड़े होता है कि दो तार को 90 डिग्री पर जोड़ेंगे तो इतना मिलेगा, अगर ज्यादा करंट चाहिए तो एंगल कम या अधिक कर देंगे। ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं होता है ऐसा। हम कितना भी डिग्री पर एंगल के साथ जोड़ दें, कितना भी एंगल उसमें बना दें, जैसे दो तार को ये 4 और 3 कितना 7 एम्पियर है ना, अगर इसको हम ऐसे भी जोड़ दें तो भी आंसर कितना आएगा, 7 एम्पियर ही आएगा। अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सपोज, लेकिन वेक्टर के लॉ को फॉलो कराएं तो आंसर कुछ और आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट
स्केलर के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वेक्टर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। आगे चल के बुआ क्लास में पढ़ना है कि यह एक टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन टेंसर के बारे में अभी आप मत पढ़िए, ठीक है ना, जितने दिए गए हैं आपके जो क्लास का लेवल है उसी में पढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों याद रखिएगा, सीजीएस में दो टर्म आते हैं, जब चार्ज रेस्ट में हो और जब चार्ज किस में हो? मोशन में हो। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज तो रेस्ट में हो ही नहीं सकता है, चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। तो जब मोशन में हो तो उसे ईएमयू कहा जाता है। ईएमयू कहो या फिर आप बायोट कहें, या फिर इसे एक और नाम दिया जा सकता है, एब एम्पियर भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बायोट भी सही होगा, एब एम्पियर भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब कोई पूछ दे कि 1 एम्पियर और बायोट में रिलेशन बताओ, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 बायोट। क्रॉस गुना करें तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बायोट। 1 बायोट लिखो या 1 ईएमयू लिखो या फिर 1 एब एम्पियर लिखिए, कुछ भी लिखिए, सब चलेगा। तो यहां पर तो सिंपल पूछ रहा था कौन सा यूनिट है। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखना बच्चों, I इज इक्वल टू होता है Q/T, होता है ना, I बराबर कितना होता है? Q/T होता है। और इसको शॉर्ट में ऐसे कूलम पर सेकंड होते हैं ना, और इसको शॉर्ट में क्या हो जाता है? एम्पियर कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और आपको पता है कि एम्पियर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में शामिल होता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना, अगर आपको ये निकालना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, तो सिंपल A1 हो जाएगा। तो देख लें कहां पे है A1 T0, इसमें T तो है ही नहीं, तो इसको लिख देंगे A1 और कितना T0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर सेकंड तो है ना, टाइम है ना, तो कूलम पर सेकंड मिल करके एम्पियर बनाता है। कूलम पर सेकंड मिल करके एम्पियर बनाता है, और एम्पियर के साथ यहां पर टाइम नहीं है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ। विद्युत धारा की दिशा किसकी गति के विपरीत होते हैं? तो बच्चों अभी बताए हैं कि जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चलेगा, ठीक है ना, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r एंड वेलोसिटी v, देन इलेक्ट्रिक करंट, यहां विल नहीं होगा, यहां पर विथ होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कितना रेडियस के साथ? रेडियस r और वेलोसिटी v के साथ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आप कैलकुलेट करें। देखिए बाबू, I इज इक्वल टू होता है Q/T और Q इज इक्वल टू होता है E/T। चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो Q के बदले में आप E लिख सकते हैं। अच्छा, स्पीड बराबर आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाई कितना होता है? टाइम होता है। अगर कोई एक बार रोटेट कर जाए तो डिस्टेंस 2πr के बराबर हो जाएगा, तो 2πr/t लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आ गया 2πr/t। t को यहां निकालो तो लिख सकते हैं 2πr बाई कितना? v लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, I इज इक्वल टू E बाई या t का वैल्यू कितना है? 2πr/v। v को ऊपर ले जाइए, यानी कि EV बाई कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। आप देख लें कहां पर है, EV बाई 2πr। ये फॉर्मूला यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। कब? जब वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो तब की बातें हैं। ऐसे जनरल फॉर्मूला तो Q/T NE/T भी होता है,
लेकिन सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रहा हो रेडियस के साथ में तो EV/2πr हो जाएगा। नेक्स्ट 11, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली, धातुओं के पास बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो है, तो बच्चों इसका आंसर होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ 1 मीटर का लेंथ हो, 1 मीटर का ब्रेथ हो और 1 मीटर का हाइट हो। अगर इस टाइप का कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1 मीटर का है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख लीजिए 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब नहीं होगा, पर मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट, द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज अप्रॉक्स, किसी सुचालक के इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग होते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, थर्मल वेलोसिटी के बारे में शॉर्टकट जानेंगे, डिटेल नहीं चलेंगे हम लोग। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से या किसी अदर सोर्स से हीट एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली, यानी कि जिग जैग पाथ पर ये इधर उधर लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, सबके डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये जो एनर्जी गेन कर रहा है इसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और यह लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, अब इसी कंडक्टर को अगर हम किसी सोर्स से जोड़ दें, यानी कि किसी बैटरी से जोड़ दें, देखिए ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला निगेटिव टर्मिनल और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब देखिए इसको, अब यहां पर कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव है, यहां पर कौन सा है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और यह इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरा होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होगा और ये अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करेगा। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये पाथ चेंज करेगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, पाथ चेंज करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, पाथ चेंज करेंगे। यानी कि जब किसी सोर्स यानी कि सेल से जोड़ा जाता है, बैटरी से कंडक्टर को जोड़ दिया जाता है, तो इस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते टकराते किसी तरह पॉजिटिव के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन हो जाता है, किधर की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कांस्टेंट डायरेक्शन जो हो गया, फिक्स डायरेक्शन जो हो गया, इसी को क्या कहा जाता है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जो कि अप्रॉक्स होते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसक जाना, अपने पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। अब ध्यान देना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे, ठीक है ना, ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो गया, खसक गया, आगे की तरफ चला गया। तो ये हो गया थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज और, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, बट एवरेज स्पीड की अगर बात करें, इसका एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है। खैर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट
एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। आ गया क्वेश्चन ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी कंडक्टर को ऐसे ही रख दिया जाता है, कहीं पर रख दिया जाएगा विदाउट किसी सोर्स से जोड़े हुए, विदाउट किसी सोर्स से जोड़े हुए, तो याद रखिएगा मतलब सोर्स से नहीं जोड़ा गया, बैटरी वगैरह इसमें कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं? लगातार मूव करते हैं, लगातार मूव कर रहे हैं ना इधर उधर डायरेक्शन में, यानी कि इधर जाके फिर वापस भी जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बन पाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई, आप समझ सकते हैं कि वहां पर सप्लाई नहीं हो सकता है, और जब सप्लाई नहीं हो तो आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, दो कंडीशन होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है मान लीजिए, या फिर मूव कर रहा है तो टकरा करके फिर जितना आगे चल रहा है उतना पीछे भी वापस चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने हो जा रहे हैं? 0 हो जा रहे हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि 0/t, टोटल कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब इसको सोर्स से नहीं जोड़ा गया रहेगा, तब ये एप्लीकेबल होंगे। सो जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना, मिल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखिएगा बच्चों, करे मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण होगा। अब आप देखें, यहां से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएंगे, सेल से कनेक्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराया तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, उसी एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए बाबू, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma और फोर्स इज इक्वल टू होता है QE। अगर Q के बदले में आप इलेक्ट्रॉन रख दें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है ना, तो -EE, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस दोनों को आप क्या करें? एक साथ करें। आप दोनों का LHS क्या है? सेम है ना, तो RHS भी सेम होगा, तो MA इज इक्वल टू -EE, तो A इज इक्वल टू -EE बाई कितना हो जाएगा? M हो जाएगा, जहां पर E का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, और M का मतलब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप आंसर देख लें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, देखिए बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम क्या होते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, देखना, जब आप सेल से कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? यहां पर समझना, रिपल्सन होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा, तो रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे तो इनकी टक्कर होगी, फिर अपने पाथ को चेंज करेगा, फिर यहां पर टक्कर हुआ। आप देखिए, पहला जो कोलिजन हुआ और दूसरा जो कोलिजन हुआ, उसके बीच में थोड़ा सा उसे आराम मिला ना, जहां पर उसका कोलिजन नहीं हो रहा था, इसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे टाउ से डिनोट किया जाता है, विश्रांति काल, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। यानी कि दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन इतना देर तक आराम करता है, फिर टकराता है, फिर इतना देर तक आराम करेगा, फिर टकराएगा, ऐसे टकरा करके वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट बाबू, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू होता है Q/T। Q का मतलब कूलम्ब और T का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो कितना हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड हो गया। कूलम्ब पर सेकेंड किसके बराबर होता है बुआ? एम्पियर के होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। सिंपल चीज है, तो 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। नेक्स्ट
रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इज, बच्चों ये फॉर्मूला डेरिवेशन है, आप जान लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, I इज इक्वल टू VDENA, ठीक है ना। जहां पर VD का मतलब क्या हो जाएगा, VD का मतलब हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E का मतलब हो गया चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और एरिया का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज अप्रॉक्स, किसी सुचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग होते हैं, याद आया ना बच्चों, एक क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़े भी हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, अपवाह वेग कितना होता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी इज, संचालक अथवा गतिशीलता के लिए व्यंजक होंगे, बच्चों मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग, और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, आप देख लें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मोबिलिटी इज ऑलवेज, देखो बच्चों मोबिलिटी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमेशा इसका वैल्यू धनात्मक होगा। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, संचालकता के एसआई मात्रक होंगे, देखिए बाबू तो कितना होता है VD बाई ई होता है ना, इसको रहने दें VD, और E का फॉर्मूला होता है V बाई एल, चैप्टर 1 के MCQ में हमने पढ़ाया था। तो ये क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग है, और वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बाई, ये वोल्ट है, तो वोल्ट, और ये लेंथ है यानी कि मीटर, मीटर को ऊपर भेजिए तब मीटर स्क्वायर, आप बाई सेकेंड वोल्ट इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। देख लें कहां पे हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर ए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएंगे, पर वोल्ट पर सेकेंड। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, धारा घनत्व के विमीय सूत्र होते हैं, बच्चों धारा घनत्व को J से डिनोट किया जाता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो I का तो एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर का एम्पियर रहने दीजिए और मीटर का L हो जाएगा, तो यहां पर L स्क्वायर कर देते हैं, तो AL का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A के ऊपर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए करंट डेंसिटी में क्या है, I बाई ए है ना, तो आप देख सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उधर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी कि करंट के डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, याद करो शुरू में हमने बताया था कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 बायोट, क्रॉस गुना करें तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू 1 बायोट लिख सकते हैं ना, या 10 एम्पियर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 EMU, या फिर 10 एम्पियर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 एब वोल्ट लिख सकते हैं। अब मिला लें कौन सा सही है, सो आप कहां पर चलें, 10 एम्पियर इज इक्वल टू 1 बायोट होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, करंट यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लायंसेस, यानी कि हमारे घरों में जो प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, उनका वैल्यू लगभग कितना होता है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होते हैं वो कितने
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर चलते हैं, तो बच्चों इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा 1 एम्पियर, लगभग 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट कर दिया करो, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज रहने देते हैं, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।